मैं दीपिका बेबाक के खेबोल चैनल से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बड़ौदा उपचुनाव घोषित हो चुका है। आने वाली 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव होने वाले हैं और जैसे कि हम जानते हैं, चुनाव की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं और आज हम लेकर आ रहे हैं सोनीपत जिले के बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव का ओपिनियन पोल। अब हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारे बेबाक के खेबोल चैनल के चीफ एडिटर जोगेंद्र कथुरिया। ओपिनियन पोल में कुछ और भी बातें अहम रहने वाली हैं। इस ओपिनियन पोल में मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में चर्चा करता हूं। यदि कांग्रेस बड़ौदा हलके के किसी स्थानीय प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो कांग्रेस के लिए परिस्थितियां आसान रहेंगी। यदि कांग्रेस हलके से बाहर से या किसी दूसरी पार्टी से इंपोर्ट कर किसी को प्रत्याशी बनाती है तो कांग्रेस को एक एक वोट के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। कांग्रेस के स्थानीय प्रत्याशियों में रोष पैदा हो सकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी। जैसा कि 2019 के चुनाव में भूपेंद्र मलिक को 32,000 वोट प्राप्त हुए थे, ये जननायक जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं था। इसमें अधिकतर कांग्रेस से नाराज वोटर थे और वो बीजेपी के साथ भी नहीं जाना चाहते थे। इसलिए भूपेंद्र मलिक को 32,000 के करीब मत प्राप्त हुए, क्योंकि वो बाहरी प्रत्याशी को इस बड़ौदा हलके में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। अब विपक्ष में यदि केसी बांगड़, कृष्ण चंद्र बांगड़ मैदान में आते हैं तो लगभग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आने से उनका वोट बैंक 5 से 7,000 तक बढ़ सकता है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी को जबरदस्त टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें 2 नाम अहम हैं, भूपेंद्र मलिक और केसी बांगड़। यदि ये गठबंधन से प्रत्याशी हुए तो 5 से 7% वोटों का इजाफा होता है और 5 से 7,000 वोट बढ़ सकते हैं इनके, और जिससे ये फाइट में आ सकते हैं। अब जो मेरा अनुमान है बड़ौदा में, वो मैंने पहले भी कह चुका हूँ, लगभग 1,30,000 से 40,000 के बीच 73 से 75% के बीच पोलिंग होने का अनुमान है। बड़ौदा उपचुनाव को जीतने के लिए कम से कम 60,000 मतों की आवश्यकता है। और पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस का लगातार जो बढ़ता वोट बैंक है, 2009 के चुनाव में कांग्रेस का वोट काफ़ी ज़्यादा था, 2014 के चुनाव में घटा, 2019 के चुनाव में और भी ज़्यादा घट गया और हार की भी स्थिति बन गई थी। ये तो अंतिम 2 दिनों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वाला और कृष्ण हुड्डा इस जीत को जीतने में कामयाब हुए। परंतु इस बार टफ मुकाबले में यदि भारी प्रत्याशी बदलाव देखा जाता है तो ये जीत काफ़ी दूर चली जाएगी और हार होने की स्थितियाँ बढ़ेंगी। मैं आपको बता देता हूँ, 2009 में कांग्रेस 59.37%, 2014 में 41.93% और 2019 में तो ये घटकर 34.67 रह गया था। अगर कांग्रेस भारी प्रत्याशी बदलाव खेलती है तो ये 34.6% से 40% भी नहीं हो पाएगा, जिससे हार की स्थिति साफ होगी। अब मैं बात करूंगा कपूर सिंह नरवाल। आज के दिन उनकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट की है और कांग्रेस में भी टिकट की है। यदि कपूर सिंह नरवाल मैदान में आने की सोचते हैं तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो 2 नावों में सवार होता है वो कभी कामयाब नहीं होता। आज वही स्थिति कपूर सिंह नरवाल के साथ है और ऐसे ही 1-2 चेहरे
पा रहे हैं। इसके बावजूद मैं कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा। कांग्रेस में कमला भावड़ गाँव वो भी कांग्रेस से टिकट मांग रही हैं। यदि उन्हें टिकट मिलती है तो भावड़ गांव में उनका वोट बैंक अच्छा खासा है। वो पहले जिला परिषद के पूरे टूर्नामेंट की चेयरमैन भी रही हैं और भूपेंद्र हुड्डा के करीबियों में उनकी गिनती होती है। इसके बाद मैं आपको बात करूँगा वीरेंद्र सांगवान। हल्के में अच्छा प्रभाव है उनका गांव तुरंत का बड़ा है, पुराना गांव से संबंध रखते हैं। हालांकि वो आज भी सरकारी नौकरी पर कार्यरत हैं, पर उनके प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस पर दांव खेल भी सकती है। पुराना एक बहुत बड़ा अहम गांव है और पुराना प्रभाव भी एक अहम रोल रखता है। अभी भारतीय जनता पार्टी में 2 प्रत्याशी जिनकी अभी तक हमने चर्चा नहीं की है। विशाल मावली गांव से संबंध रखते हैं, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़ी IT इंडस्ट्री है, ज़्यादा व्यक्ति से काम करते हैं। भाजपा यदि मलिक कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाहेगी तो विशाल मलिक भाजपा के पास एक विकल्प के तौर पर मौजूद है। अगर मलिक गोत्र में भाजपा दूसरा नाम तलाशेगी तो ACP राजवीर जो रिवाड़ा गांव से संबंध रखती है, रिवाड़ा एक छोटा गांव है और अफसरशाही को इस क्षेत्र के लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो राजवीर मलिक और विशाल मलिक में भाजपा पहले विशाल मलिक पर जाना चाहेगी। अब मैं उसके बाद एक और चर्चा भूपेंद्र मोर के नाम की करता हूँ। यदि कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं बाहर का हुआ तो भाजपा भूपेंद्र मोर पर भी या अनूप कुंडू पर भी दांव खेल सकती है। भूपेंद्र मोर का संबंध बड़ौदा गांव से है और अनूप कुंडू का संबंध यहाँ पर पुटाना गांव से है। दोनों बहुत बड़े बड़े गांवों से संबंध रखती है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, लगभग 15 से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी में सक्रियता है और भूपेंद्र मोर को कई बार नुक्कड़ सभाएं कर चुके हैं, पंचायत कर चुके हैं। काफ़ी मजबूत दावा दिखाई देता है यदि भाजपा किसी अपने ही जाट प्रत्याशी पर दांव खेलना चाहेगी। यदि ये JJP के कोटे में जाती है सीट तो JJP यहाँ पर अपने वरिष्ठ नेता गिरशत चंद्र बांगड़ या भूपेंद्र मलिक इनमें से किसी को मैदान में उतार सकती है। करूँगा बड़ौदा हल्के के बहुत बड़े गांव और अहम गांव बुटाना के अंदर 2 पंचायतें हैं, 2 पाने हैं। बुटाना कुंडू यहाँ भी कांग्रेस 300 से 500 वोटों की बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। पहले भी बुटाना गांव में हमेशा ही कांग्रेस मौजूद रही है। बुटाना खेतलान में भी कांग्रेस लगभग 250 से 400 वोटों के बीच बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूँगा खानपुर खुर्द, जिसे बड़ौदा वाली गढ़ी भी बोला जाता है। बड़ौदा से ही निकला एक गांव, यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। छोटा गांव होने के बावजूद 1100 वोटों में से लगभग 750 वोट कांग्रेस को प्राप्त हो सकते हैं। बीजेपी केवल 250 वोटों तक सिमट सकती है। लगभग 500 वोटों की बढ़त यहाँ पर खानपुर खुर्द से मिल सकती है। अब मैं बात करूँगा बड़ौदा की 2 पंचायतें हैं, बड़ौदा मोर और बड़ौदा टूटान। सबसे पहले बड़ौदा मोर में लगभग 600 मत मिलने की संभावना है कांग्रेस पार्टी को। बड़ौदा गांव से कांग्रेस 2 मजबूत प्रत्याशी इस गांव के हैं, दलवीर मोर जो कि बड़ौदा के सरपंच भी रहे हैं और एक बड़ौदा गांव से कर्नल रोहित मोर जो कि कांग्रेस पार्टी के मजबूत प्रत्याशी हैं। यदि वो इस गांव से प्रत्याशी होते हैं तो उन्हें भारी भरकम वोट बैंक इस गांव से प्राप्त हो सकता है और ये जो बढ़त है 600 की वो बढ़कर लगभग 2000 के करीब की बढ़त हो सकती है केवल बड़ौदा मोड़ से। इसके बाद बड़ौदा टूटान गांव में जो दूसरी पंचायत है बड़ौदा की, यहाँ पर
कांग्रेस लगभग 500 से 700 मतों से आगे प्रतीत हो रही है। यदि यहाँ पर गांव का प्रत्याशी होता है तो ये बढ़त बढ़कर 1500 तक हो सकती है। कड़पा गांव में मुझे कांटे का मुकाबला दिखाई देता है। यहाँ पर जेजेपी का गठबंधन कांग्रेस के लगभग बराबर प्रतीत होता है। 10-20 सीटों से कोई भी पार्टी आगे रह सकती है, कांग्रेस भी आगे रह सकती है, बीजेपी गठबंधन भी आगे रह सकता है। अब मैं बात करूंगा छपरा गांव में मुझे भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी को छपरा गांव से लगभग 500 वोटों की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। धनाना गांव में पिछली बार 35 वोटों से यहाँ कांग्रेस हार गई थी। इस बार मुझे लगभग 150 से 200 मतों से कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो जेजेपी का वोट बैंक तो मुझे कांग्रेस पार्टी की ओर से सकता दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूंगा कथूरा गांव की। इस हल्के का बहुत ही अहम गांव है। कांग्रेस सदा से रही है। कांग्रेस इस चुनाव में भी लगभग मुझे लगता है 1400 से 1600 वोटों की बढ़त के साथ कथूरा गांव में बढ़त बना सकती है, अपनी बढ़त को कायम रख सकती है। भंडेरी गांव में लगभग 500 से 700 वोटों के बीच भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद खौलाना गांव में मुझे लगता है 700 से 900 वोटों के बीच कांग्रेस पार्टी बढ़त बना सकती है। लगभग 2500 के करीब कांग्रेस को यहाँ मत प्राप्त हो सकते हैं। 4000 मत पोल होने की संभावना है। नस्का गांव में भारी भरकम बढ़त यहाँ पर पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस चुनाव में भी लगभग 500 वोटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। मारा गांव में 300 वोटों के करीब कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। बीजेपी गठबंधन पर अब मैं बात करूंगा रबड़ा गांव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस पर भारी रह सकता है। यहाँ पर लगभग 300 से 400 मतों के बीच भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे रहेगा। रबड़ा गांव में अब मैं सिकंदरपुर माजरा, जो एक ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, सिकंदरपुर माजरा गांव में भारी भरकम बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकती है। लगभग 1000 के करीब मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बढ़त मिल सकती है। यदि इस गांव से उमेश शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही है, यदि टिकट वो निर्दलीय या किसी और पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो ये भारी भरकम बढ़त है इसको गुना कर देंगे। इसके बाद बली ब्राह्मण गांव में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहा है। लगभग 700 से 900 वोटों के बीच बली ब्राह्मण गांव में कांग्रेस हारती हुई दिखाई दे रही है। बली ब्राह्मण गांव से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुट्ठी गांव में एक जोरदार कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ भी 20-50 मतों से गठबंधन या कांग्रेस में कोई भी जीत सकता है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपके सामने भैंसवान। इस गांव की बेटी है गीता गुड्डा, उनकी धर्मपत्नी गायत्री यहाँ पर कांग्रेस भी इस चुनाव में मजबूत प्रतीत होती है और लगभग 600 के करीब वोटों की बढ़त भैंसवान गांव से दिखाई दे रही है। मदीना गांव में लगभग 800 वोटों से कांग्रेस बढ़त बनाती प्रतीत होती है। छिछराना गांव में भी कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है यदि बलराजपुर किसी यहाँ के लोकल उम्मीदवार को गांव से मैदान में उतारते हैं। छिछराना गांव के प्रत्याशी होने के नाते ये बढ़त कांग्रेस की होनी हो सकती है और शायद इस गांव में फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर भारी भी हो सकती है। मिर्जापुर खेड़ी गांव में एक कांटे का मुकाबला प्रतीत होता है। बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस में यहाँ पर कोई भी पार्टी 20
आगे रह सकती है, पीछे रह सकती है। इसके बाद रूसी गांव में कांग्रेस को भारी भरकम बढ़त मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर लगभग 700 से 900 मतों के बीच कांग्रेस आगे रह सकती है। बढ़त 700 से 900 के बीच हो सकती है। मोईहुडा गांव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत तो रहा है, पर जो जीत थी 2019 की, उस अंतर से नहीं जीत पाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी केवल मुझे 100 से 150 मतों के बीच में जीतता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद मैं बात करूँगा कटवाल गांव में भारी भरकम बढ़त या लगभग 1000 वोटों के करीब की बढ़त कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है। भैंसवाल गांव जहां से 2 प्रत्याशी थे 2019 के चुनाव में मैदान में, यहाँ पर अभी जैसा कि हम मान रहे हैं कि योगेश्वर दत्त भी उम्मीदवार होने की संभावना है। यदि योगेश्वर दत्त मैदान में उतरते हैं तो इस गांव से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन को भारी भरकम बढ़त मिल सकती है और कांग्रेस को लगभग 1500 से 1600 वोटों की जो हार झेलनी पड़ सकती है। यदि भूपेंद्र मलिक और योगेश्वर दत्त कोई भी प्रत्याशी इस गांव से इस बार मैदान में नहीं होता है, इस गांव में कांग्रेस बाजी पलट भी सकती है, फिर कांग्रेस जीतती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद मैं बात करूँगा बिलबिलान गांव की, एक छोटा गांव है। यहाँ पर एक कांटे का मुकाबला दिखाई देता है, फिर भी जो जीत है वो मुझे कुछ अंतर से 50 से 100 मतों से कांग्रेस का प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए दिखाई देता है। जिवाड़ा गांव में कांग्रेस का प्रत्याशी लगभग 200 मतों से आगे रह सकता है। आंवली गांव में मुझे लगता है कांग्रेस का प्रत्याशी भारी भरकम लगभग 800 मतों की बढ़त के साथ आगे रह सकता है। जसराना गांव में कांग्रेस का प्रत्याशी 700 वोटों की लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पछाड़ता हुआ दिखाई देता है। कुमाणा गांव में लगभग 900 मतों से कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। अब मैं बात करूंगा कुल वोटों की। 1,36,000 में से लगभग 62 से 68,000 लगभग कांग्रेस को जो 45 से 45% वोट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं और मेरे अनुमान में लगभग 65,000 मतों से आज इस क्षेत्र में कांग्रेस प्रतीत होती है। इसके बाद मैं बात करूंगा सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को और जेजेपी को पिछली बार जो वोट बैंक मिला था, भारतीय जनता पार्टी का यदि उम्मीदवार होता है तो 36 से 38%, लगभग 37% के करीब 51,000 के करीब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ प्राप्त कर सकता है। तो सीधा सीधा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस बड़ौदा के उपचुनाव को लगभग 14,000 मतों से आज के दिन में जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करूँगा INLD की। लगभग 7 से 10,000 के बीच मत प्राप्त हो सकते हैं INLD को। लगभग 6 से 7% इस बार प्राप्त करते हुए INLD दिखाई दे रही है। पिछली बार के अपने प्रदर्शन में सुधार तो कर पा रही है, पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बना पा रहे हैं INLD वाले। इस बार राजकुमार सिंह जो LSP से ताल ठोक सकते हैं यहाँ पर जैसा कि हमें मालूम है BSP ज़्यादातर उपचुनाव नहीं लड़ती है, तो शायद BSP का प्रत्याशी यहाँ ना आए, पर राजकुंडू अपना एक प्रत्याशी उतार सकती है जो लगभग 4 से 6%, लगभग 5%, 5,000 के करीब मत प्राप्त कर सकता है। तो उसके बाद मैं बात कर रहा था LSP की। यदि LSP बनाती है तो लगभग 3 से 4% मत और खुद राजकुमार सैनी मैदान में कूदते हैं तो ये मतों की संख्या लगभग दोगुनी भी हो सकती है और राजकुमार सैनी यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा मत भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी जाट प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाती है तो राजकुमार सैनी मैदान में आते हैं तो उनके मतों की संख्या 15,000 को भी छू सकती है। ये
अनुभव कहता है, जो मैंने पिछले 5 वर्ष से लगातार बड़ौदा में गुजारे हैं, बड़ौदा में घूमा हूँ। अभी आज के लिए इतना ही। मैं बेबाक चैनल के लिए चीफ एडिटर। खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।